हाय स्टूडेंट्स, क्या 5 मिनट्स में आफ्टर इंटरसेक्शुअल कोर्सेज स्पर्म जो है वो मूव करके जो है फीमेल के सेकेंडरी साइट तक पहुंच सकता है? दूसरा, क्या कभी भी जो है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब स्पर्म मूव करते हैं एजैकुलेट करने से पहले क्या वो अपनी टेल का कहीं इस्तेमाल करते हैं? तीसरा, कैपेसिटेशन का प्रोसेस जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर क्यों हो जाता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्यों होता है, मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो क्यों नहीं होता? इसके अलावा क्या सच में ह्यूमन बींग्स में विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है? क्या सच में जो है फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन होता है? और क्या सच में ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है फास्ट जो पोलीस्पर्मी ब्लॉकेज है वो होती है? ठीक है, इन सब क्वेश्चन के साथ ठीक है आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज फर्टिलाइजेशन जो है हम डिस्कस करेंगे. सो विद ऑल दिस आई एम भूपिंदर सिंह. Today I am going to discuss a new topic with you people, that is fertilization. So we will discuss the different steps under fertilization. So what are the different steps of fertilization? Okay, we will discuss today. Okay, thank you. Hi students, welcome back. Today I am going to discuss a new topic associated with the human reproductive system, that is the fertilization. Before going to discuss what is fertilization or what is syngamy, I just want to clear a few definitions, a few terms with you people, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है. बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों को लेके, इन टर्म्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो अगर आप यहाँ देखेंगे, मैंने फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन पे जाने से पहले यहाँ लिखा है कुछ टर्म्स है बच्चे. यहाँ लिखा है एम्फीमिक्सिस 1, कैरियोगैमी 2, प्लाज्मोगैमी 3, सिन कैरियन 4, डेफिनेटिव ओवम क्या है, ठीक है, एंड राइपन ओवम क्या है, प्लस जाइगोट. इसको लेके बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं क्या है ये. हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस. एम्फीमिक्सिस टर्म हम तब कहेंगे जब जो है मेल और फीमेल के गैमीट्स में से आया हुआ जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जब मिंगल्ड करेंगे, याद रखिएगा, जब क्रोमोसोम्स मिंगल्ड हो रहे हैं उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, एम्फीमिक्सिस. और जब हम कहेंगे दूसरी टर्म दैट इज कैरियोगैमी, कैरियोगैमी हम उस स्टेट में कहेंगे जब उनके प्रोन्यूक्लाई जो हैं वो आपस में मिंगल्ड होंगे. क्रोमोसोम और प्रोन्यूक्लियाई में डिफरेंस है भाई. न्यूक्लियस पूरा स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, याद रखिएगा. तो जब इनके प्रोन्यूक्लियाई आपस में मिंगल्ड होंगे उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, कैरियोगैमी. कैरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस. आप जानते हैं एम्फीमिक्सिस, दो चीजों में क्रोमोसोम जो हैं वो मिंगल्ड हो रहे हैं. थर्ड हम कहें प्लाज्मोगैमी, हम कब कहेंगे, जब मेल और फीमेल गैमीट का साइटोप्लाज्म आपस में मिंगल्ड होगा, उस स्टेट को हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी. सिन कैरियन क्या है, इसको लेके भी बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं. जब मेल और फीमेल का न्यूक्लियस मिंगल्ड हो जाता है, न्यूक्लियस मिंगल्ड होके जाइगोट बनने वाला न्यूक्लियस बनता है, मतलब दोनों का न्यूक्लियस कंबाइन होके जो न्यूक्लियस बन रहा है उस न्यूक्लियस को हम क्या कह रहे हैं, सिन कैरियन. ठीक है. इसके बाद है डेफिनेटिव ओवम. क्या है, जब मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम के साथ जाके उसको एक्टिवेट करता है, मेटाबॉलिकली एक्टिवेट करता है, जिसमें हम कहते हैं कि उसकी आगे नेक्स्ट स्टेज हो गई मेटाफेज. सेकंड के बाद स्टेजेस आगे प्रोसीड कर गई, मियोसिस प्रोसीड करती हैं, और रिजल्टेंट जो ओवम बनता है फाइनल मैच्योर स्टेज में जो हम कहेंगे, ठीक है, जो जाइगोट बनने जा रहा है मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के बाद, उसको हम कहते हैं डेफिनेटिव ओवम. राइपन ओवम हम किसे कहेंगे, जब 24 आवर्स का लाइफ स्पैन है, लाइफ पीरियड है ओवम का, और उस 24 आवर्स में फर्स्ट 15 आवर्स में अगर वो फर्टिलाइज होता है स्पर्म से तो वो द बेस्ट रहता है. उसके बाद वो टाइम पीरियड के बाद 24 आवर्स के बाद अगर हम कहें तो 15 आवर्स के बाद, वो 15 घंटे अगर हो जाता है, फर्स्ट 15 आवर्स के बाद अगर हम टर्म यूज करते हैं तो हम राइपन ओवम यूज करते हैं. अब यहां पे एक और सवाल है, क्या जाइगोट एम्ब्रियो है, इसको लेके बच्चे कंफ्यूज होते हैं. जाइगोट एम्ब्रियो है या नहीं है भाई, जाइगोट जो है यूनिसेलुलर एम्ब्रियो है, जरूर जरूर जरूर.
मैं फिर से कह रहा हूं, हम जाइगोट को यूनिसेलुलर एम्ब्रियो ही बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है वो प्रोसेस, क्लीवेज का प्रोसेस शुरू हो गया है। वो अप टू जो है फर्स्ट 2 मंथ तक जब हम कहेंगे इस डेवलपमेंटल प्रोसेस में, तो उस फर्स्ट 2 मंथ्स के डेवलपमेंटल प्रोसेस में हम इसको जो है एम्ब्रियो कहेंगे, एम्ब्रायो। उसके बाद जो है नेक्स्ट 2 मंथ से ऑनवर्ड जो गेस्टेशन पीरियड में डेवलपमेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फीटस बोलते हैं। सो ये टर्म्स आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन पे। फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज सिनगेमी। लिवनहॉक ने इसको फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ये आइडिया जो है वो दिया था कि फर्टिलाइजेशन इस तरह एनिमल्स में होती है। तो फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी क्या है? अगर हम आम लफ्जों में कहें, आम भाषा में कहें, तो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स का जो गैमीट्स में है उनका फ्यूजन होना, या फ्यूजन ऑफ मेल हैप्लॉइड गैमीट टू दैट ऑफ फीमेल हैप्लॉइड गैमीट अप टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज नोन एज क्या? फर्टिलाइजेशन। थोड़ा सा डेफिनेशन को इंप्रूव करके हम अगर यहां देखें, आप यहां देखिएगा डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज अ कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर प्रोसेस। कोऑर्डिनेटेड क्या कहा? कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर प्रोसेस विच बिगिंस विद द कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम। oocyte, कौन सा? सेकेंडरी oocyte। कहता है ये कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस है जो मॉलिक्यूलर और सेलुलर प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करके होता है। शुरू कब होता है? जब स्पर्म जो है वो कॉन्टैक्ट करता है क्या? जो सेकेंडरी oocyte है उसके साथ। एंड्स कब होता है? खत्म कब होती है? विद द इंटरमिंगलिंग ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। मां और बाप से आए हुए, मतलब डिफरेंट जो है पेरेंट्स से आए हुए गैमीट्स के जो क्रोमोसोम्स हैं वो जब आपस में मिंगल करते हैं एट मेटाफेज फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। कब? इसके बाद मेटा, लास्ट में आपको क्लियर करूंगा कि किस तरह से अंदर न्यूक्लियस में क्या चेंज है, क्रोमोसोम्स में क्या चेंज आ रही है। तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जाइगोट में होती है, उसको हम क्या कह रहे हैं? दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब ह्यूमन बींग्स की बात हम कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन कहां हो रही है? ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है भाई। इंटरनल कहां पे होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। फैलोपियन ट्यूब्स में हम कहां कह रहे हैं? एम्पुलरी रीजन है भाई, एम्पुला और इस्थमिक जंक्शन के बीच में, एम्पुलरी रीजन और इस्थमिक जंक्शन के बीच में फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स एट एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। एक चीज और बताऊं, कई बुक्स में लिखा है कि जो है वो गैमीट्स की अट्रैक्शन होती है ह्यूमन बींग्स में। ऐसा नहीं है भाई। वो केस वहां है जहां फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रही है, पानी में कहीं हो रही है, तो गैमीट्स एक दूसरे के पास कैसे पहुंचेंगे? दैट्स वाई वो गैमोन्स रिलीज करते हैं। ह्यूमन बींग्स में ऐसा जो है वो कभी भी नहीं होता है। सो अब हम करते हैं कि स्टेप्स क्या हैं इस पूरे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। 3 4 5 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है एनकाउंटर ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स कैसे एनकाउंटर करते हैं, या अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, और हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स एक दूसरे के पास कैसे पहुंचेंगे? जब गैमीट्स एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे तो फिर कुछ चेंजेस आएंगी। क्या चेंजेस आएंगी? ये स्पर्म में चेंज आएगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू। वो आगे हम पढ़ेंगे क्या है वो प्रोसेस। कैपेसिटेशन का प्रोसेस होगा। सेकंड स्टेप इज कैपेसिटेशन। जब स्पर्म कैपेसिटेट कर जाएगा उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप होगा स्पर्म में चेंज आएगी। वो जो एंजाइम्स उसके रिजर्व्ड हैं वो बाहर आएंगे, दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शन। उसके बाद जो है फीमेल के उसी सेकेंडरी oocyte में, अगर मैं यहां कहीं ओवम वर्ड यूज करता हूं तो याद रखिएगा सेकेंडरी oocyte की बात कर रहा हूं। तो सेकेंडरी oocyte में जो है वो फर्दर रिएक्शन होती है जिसको हम कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं, और उसके बाद जो है वो फाइनल स्टेप होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं? आप उसको एपिमिक्सिस कहिए या कैरियोगैमी कहिए। ठीक है, ये 4 स्टेप्स जो हैं ये प्रोसीड करते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान। तो हम पहला स्टेप देखने जा रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमीट्स, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम और एनकाउंटर ऑफ गैमीट्स। तो ये कैसे होता है? इसमें 2 चीजें हैं भाई, सीधी सीधी बात आप समझ लीजिए। जब तक स्पर्म अंदर नहीं आएगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जब तक ओवम फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं है फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। सिंपल सी बात है। तो हम पहले बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स एक दूसरे के पास कैसे पहुंचते हैं, या अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। ठीक है, सेकेंडरी oocyte जिसको बोल रहे हैं। एनकाउंटर ऑफ गैमीट्स भी हम इसको हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, अराइवल ऑफ स्पर्म। स्पर्म पहली हेडिंग हमने ली कि स्पर्म कैसे अराइव करेगा, स्पर्म कैसे पहुंचेगा। देखिए
इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम सीधी सी बात करेंगे तभी होगा जब मेल और फीमेल जो हैं वो इंटरसेक्शुअल कोर्सेज के लिए रेडी होंगे। मेल का जो इरेक्टाइल पीनिस है उसको हम पढ़ चुके हैं, इरेक्शन किस तरह से होती है, एजैकुलेशन कैसे होती है। तो इरेक्टाइल पीनिस जो है मेल का ऑर्गेस्म स्टेज में जब वो एजैकुलेशन होगी, हाँ एजैकुलेशन और इंसेमिनेशन में डिफरेंस है बच्चे। एजैकुलेशन क्या हो गया, एजैकुलेशन हो गया स्पर्म का रिलीज, सीमन का रिलीज होना किससे, पीनिस से, ठीक है। अगर स्पर्म का रिलीज होना पीनिस से एजैकुलेशन है तो इंसेमिनेशन क्या है, वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है उसका अप्रोच होना, मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर स्पर्म एजैकुलेट हो रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, इंसेमिनेशन वर्ड यूज करेंगे। तो इरेक्टाइल पीनिस फीमेल के वेजिनल ऑरिफाइस के थ्रू जो है वेजाइना में इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद ये इंटरसेक्शुअल कोर्सेज में ऑर्गेस्म स्टेज में पहुंच के उसके बाद एक पीक स्टेज पे पहुंच के जो है एजैकुलेशन होनी है और इंसेमिनेशन का प्रोसेस होना है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, कहां, वजीना में। याद रखिए आगे कहीं नहीं हो रहा है, वजीना में भी वो कहां, वजाइना में। ये देखिए ये मैंने नीचे ये वजाइना बना रखी है, यहां पे जो ऊपर सर्विक्स का पार्ट है यहां क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यहां पास कहीं जाके वो है एजैकुलेशन होती है। तो वेरी करता है मेल टू मेल, जो है किसी का माइक्रो पीनिस है तो फिर वो सेक्सुअल पोजीशंस जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। सो ये मैं बात कर रहा था। अब बात करते हैं अराइवल ऑफ स्पर्म, जो एजैकुलेशन हो गई, एजैकुलेशन में क्या निकला। अब एक चीज और याद रखिएगा कि मेल के जो टेस्टिस हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए था, हमने पढ़ा था पीछे, क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो जो स्पर्म्स बने हैं उनको 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, लेकिन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जा रहे हैं वहां तो टेम्परेचर हाई है, वहां तो हमारा नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 38 समथिंग होता है वहां पे। तो जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो फैलोपियन ट्यूब्स में और ज्यादा होता है। तो यहां एक चांसेस रहेंगे क्या, कि स्पर्म का टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से भी जो है वो किल होना। बहुत सारे रीजन हैं जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बहुत सारे स्पर्म्स को किल करते हैं, इसलिए स्पर्म कोई एक रिलीज नहीं हो रहा, इसलिए उसको बहुत बड़ा रास्ता तय करके जाना है, क्योंकि इजैकुलेशन यहां हो रही है, यहां तक जाना है, नियर अबाउट 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उसने कवर करना है, और उस 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में उसको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारी जो है कैजुअलिटीज उनके स्पर्म के साथ होने वाली हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो। तो मैं बात कर रहा था कि जब नॉर्मल एजैकुलेशन होती है, उस नॉर्मल एजैकुलेशन में नियर अबाउट 3 to 5 मिलीलीटर सेमन जो है वो रिलीज होता है। सेमन क्या है, सेमन सारी स्पर्म के साथ सारी सिक्रीशंस जो थी उनको हम सेमन कह रहे हैं। उसमें सिर्फ स्पर्म 10% है, ठीक है। 60% से 70% हम देख रहे थे सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन है, इसी तरह प्रोस्टेट ग्लैंड की है। तो यार ये सारे इकट्ठे होकर हम सेमन कहते हैं। तो सेमन कितना रिलीज हुआ, कहता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एजैकुलेशन के टाइम 3 से 5 मिलीलीटर सेमन रिलीज हुआ। उस 3 से 5 मिलीलीटर सेमन में स्पर्म्स कितने हैं, कहता है 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स पर एजैकुलेशन जो है वो रिलीज होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। और ये अगर हम कहें उस 3 to 5 मिलीलीटर में 1 मिलीलीटर में कितने स्पर्म्स होते हैं, तो नियर अबाउट 80 to 120 मिलियन, मतलब 1 मिलीलीटर में 80 से 120 मिलियन स्पर्म जो हैं वो होते हैं। अगर उनका नंबर कहीं कम हो जाता है, बिलो 20 मिलियन होता है, तो हम कहते हैं कंडीशन ओलिगोस्पर्मिया, और इसमें चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है। उसके बाद हम कहें कि ये जो स्पर्म रिलीज हुए इनमें 20% स्पर्म जो है वो डिफेक्टिव स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि उस 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स में से 1%, सिर्फ कितने, 1% स्पर्म्स जो कि नियर अबाउट 200 मिलियन, मतलब 2 मिलियन है, सॉरी 200 मिलियन 2 मिलियन है, 1% स्पर्म 2 मिलियन ही सिर्फ जो है कहां तक पहुंच पाते हैं, इस सर्विक्स तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। और उसमें से 10,000 स्पर्म फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच पाते हैं, और उनमें से सिर्फ 200 से 300 स्पर्म जो हैं वो इस्थमस या इस ओवम सेकेंडरी ओसाइड के पास पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म जो है वो छोटा स्ट्रक्चर है, 60 माइक्रोन है एज कंपेयर टू ओवम जो 100 माइक्रोन है, ठीक है। और स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना है, 48 to 72 आवर्स, 48 से 72 घंटे तक जो है वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये स्पर्म यहां से मूव तो कर रहा है, लेकिन ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। मैंने एक क्वेश्चन भी स्टार्टिंग में पुट किया था, क्या स्पर्म 5 मिनट में जो है वो यहां से होके यहां तक पहुंच सकता है, और आंसर है यस। बहुत सारे रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि स्पर्म यहां से बहुत क्विकली मूव करके यहां पहुंच गया है। अब ये वेरी करता है, सभी स्पर्म्स एक जैसे नहीं होते हैं भाई, सभी ह्यूमन बींग्स में एक जैसे स्पर्म रिलीज नहीं होते। कहने का मतलब हर किसी की स्पर्म की वाइटलिटी जो है वो वेरी करती है। तो कुछ स्पर्म्स को यहां रीच
करते हुए देखा गया है, लेकिन मैं बताता चलूं वो फर्टिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि उनको कैपेसिटेशन का प्रोसेस करना है। आगे पढ़ते हैं कैपेसिटेशन क्या है। लेकिन ये आंसर की 5 to 45 मिनट्स के अंदर अंदर जहां से स्पर्म को यहां तक पहुंचते हुए देखा गया है। स्पीड क्या है अगर हम बात करें, कहता है ये स्पर्म जो है जो मूव करेगा यहां से ऊपर, वो नियर अबाउट 1 to 5 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड से जो है वो मूव करेगा। यूं कहें 34 म्यू माइक्रोन पर सेकंड की स्पीड से, और ये 1 घंटे में तकरीबन 12.5 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करता है। मैंने कहा कुछ जो है 5 से 45 मिनट्स में जो है वो फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचते हैं, जो कि वो जो ये 30 सेंटीमीटर का जो है वो जर्नी कवर करते हैं। अब दूसरी बात ये है, जैसे ही सेमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गए तो वो अलग अलग स्पर्म्स क्यों नहीं थे, वो एक कोआगुलम क्यों बनता है, इसको बड़े डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। कोआगुलेशन क्यों होती है सेमन के अंदर, थक्का सा क्यों बनता है, उसका रीजन है कोआगुलेशन जो होता है 1 to 5 मिनट के अंदर जो है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बन जाता है एजैकुलेशन के बाद। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, अगर सिर्फ स्पर्म अंदर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गए हैं, इस कोआगुलम में अगर ये कोआगुलम नहीं बनेगा, सेमन गया है उसमें स्पर्म्स गए हैं, तो हो सकता है कि वो लिक्विड जो है वो वापस बाहर आ जाए और स्पर्म के ऊपर जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम रह जाएं। इसीलिए कई कपल्स में अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा मतलब उनको जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहीं नहीं हो रहा, तो सेमन आगे तक मूव नहीं करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, फीमेल को रिकमेंड करते हैं, जैसे इंटरसेक्शुअल कोर्सेज होती हैं तो वो जो है नीचे बटक्स के यहाँ नीचे जो है वो पिल्लों को प्लांट करके जो है रख सकती है कि ताकि जो है वो सेमन जल्दी से वापस बाहर ना आए। ठीक है, तो वो उसमें क्योंकि सैमन को कोगुलेट करने के लिए हम पढ़ चुके हैं कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये जो है नियर अबाउट 1 to 5 मिनट होती है और 15 मिनट से 25 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वापस जो है डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये कोगुलम डिसॉल्व होता है। क्यों ये कहा? टू अवॉइड बैक फ्लो ऑफ सेमन को वापस पीछे की तरफ जो है ना आ जाए, इसलिए ये जो है अंदर जाके कोगुलेट हो जाता है। अब हम देख रहे थे कि पीएच वेरी करता है। अब बहुत सारे स्पर्म, मैंने कहा 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज हुए हैं, पहुंचे सिर्फ ये 200, बाकी कहां गए? कहता है कि अब जो है वो फ्लक्चुएशंस हैं मेल के टेस्टिस में और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, डिफरेंस है वजाइना में। वहां पीएच जो है वो बहुत कम है। कहां? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। यहां 7+ से वो मेल के टेस्टिस के अंदर था, लेकिन जैसे ही फीमेल के वजाइना में पहुंचता है वहां पीएच जो है 3.8 से 4.4 हो जाता है। तो एसिडिक मीडियम है। उस एसिडिक मीडियम को टॉलरेट करने के लिए हालांकि वो सिक्रीशन साथ में लेके गया है, लेकिन वो सिक्रीशन इतनी सफिशिएंट नहीं है कि सबके सबको बचा देंगे। और ये एक बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्पर्म्स को सेक्रीफाइस करनी पड़ती है अपनी लाइफ, ताकि दूसरे जो हैं वो आगे बढ़ सके। एक बिल्कुल हेल्पलेस सेल आप कह सकते हैं स्पर्म को, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है। कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसको कोई इंडिकेशन नहीं है, किसी तरह का कोई जो है वो उसको सिग्नल देने वाला नहीं है उसको कहां पहुंचना है। तो बहुत सारे स्पर्म किल हो जाते हैं एसिडिटी की वजह से। एसिडिक नेचर क्यों है, एक क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पेशली वजाइना में जो है लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस वहां ग्लाइकोजन के ऊपर जो है वो फीड कर रहा है, दैट रिजल्ट्स इनटू वो एसिड्स बना रहा है। उस एसिड्स की वजह से जो है वो एसिडिटी है वहां पे। दैट्स वाई जो है वो स्पर्म्स वहां, बहुत सारे स्पर्म्स जो है वो एसिडिटी की वजह से जो है वो किल हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो और सब्सटेंसेस हैं जो उसको किल करती हैं, वो वहां मैक्रोफेजेस हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, इसके अलावा जो म्यूकस की फोल्डिंग है कहीं तो उसमें ही उलझ के रह जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट बैरियर्स हैं आगे जो उसको स्टॉप करते हैं, जो उसके फेवर में नहीं है। लेकिन कुछ सो स्टूडेंट्स, ये आप देख पा रहे होंगे जो एजैकुलेशन के टाइम जो है ये सारा कंटेंट सीमन जो है वो अंदर डंप हो रहा है। ठीक है, और इसमें से देखिएगा, जब मैं कह रहा था स्पर्म जो हैं वो फर्दर मूव करना शुरू करेंगे, और यही स्पर्म अगर फर्दर मूव कर रहे हैं तो क्या एसिडिक कंडीशन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसको किल कर रही हैं। देखिए किस तरह से वो एसिडिक नेचर में ढेर सारे जो हैं वो स्पर्म जो हैं वो किल हो रहे हैं। चीजें हैं जो उसके फेवर में हैं। क्या फेवर में हैं? जब कोआगुलम अंदर गया है, जब सेमन अंदर गए हैं, सॉरी, सेमन में आपने प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन पड़ी थी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, इसको हम लोकल हार्मोन भी बोलते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये जब अंदर सेमन में गया है तो ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, स्पेशली हम बात करें यूट्रस वगैरह की, तो वहां ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ये पेरिस्टाल्सिस करवाता है। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है स्पर्म्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, एक ये, और दूसरा क्योंकि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एस्ट्रोजन का लेवल हाई था तो उसने म्यूकस को बड़ा थिन किया हुआ था, तो म्यूकस थिन होने की वजह से स्पर्म्स को वो कैरी करती है। ये हेल्पिंग स्ट्रक्चर्स हैं अंदर जो मैं बात कर रहा हूं, वो म्यूकस स्ट्रिंग्स भी बना के देखे थे, वो उसकी थ्रू जाता है। और तीसरा, जब वो इंटरसेक्शुअल कोर्सेज कर रहे होते हैं मेल और फीमेल में जो है
ऑर्गेज्म के टाइम ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है। वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, वो ऑक्सीटोसिन भी जो है अंदर एस्पिरेटरी जो है मूवमेंट्स, वो ऑक्सीटोसिन जो है फीमेल के यूट्रस में एस्पिरेटरी सक्शन टाइप की मूवमेंट करवाता है उसके स्मूथ मसल्स के ऊपर एक्शन करके, जिसकी वजह से जो है ये स्पर्म्स को ऊपर चढ़ने के लिए ये सक्शन हो रही है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये स्पर्म जो है ऊपर की तरफ प्लस म्यूकस हेल्प कर रही है। ठीक है, ये सर्विक्स से जो है स्पर्म यहाँ देखिएगा स्पर्म जो है वो मूव कर रहा है टेस्टिस के थ्रू और एजैकुलेशन हो चुकी है। ठीक है, अब एजैकुलेट होकर उसको पहुँचना है कहाँ, इस एम्पुलरी रीजन में। क्लियर, इस एम्पुलरी रीजन में पहुँचना है। स्पर्म जो मूव कर रहे हैं वो एसिडिटी की वजह से जो है मैंने कहा वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, वो आगे यहाँ से अब इसको हेल्प करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। पहले तो ये जो है बहुत सारे स्पर्म्स को जो है किल कर रहे हैं, मैंने कहा एसिडिटी और फैगोसाइट्स जो हैं वहाँ पे वो इनको किल कर रहे हैं। उसके बाद जो है अब देखिएगा फर्दर जो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि स्पर्म को यहाँ से आ रहे ओवम के पास एम्पुलरी रीजन में पहुँचना है, टारगेट एरिया इसका यहाँ है, तो इसके लिए हेल्प करेगी कौन, इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो मैं बात कर रहा था, जो है रिवर्स पेरिस्टाल्सिस प्लस ये सक्शन का प्रोसेस। देखिए एस्पिरेटरी प्रोसेस जो है वो रन कर रहा है, जिसकी वजह से जो है ये सारे स्पर्म्स जो हैं वो नीचे से मूव करके हेल्पिंग स्ट्रक्चर की तरफ बात कर रहा था। ये हेल्पिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो यूट्रस की कंट्रैक्शन होगी, एस्पिरेटरी सक्शन टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन मेल से आए हुए। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है ऑर्गेज्म के थ्रू ये म्यूकस को थिन करते हैं जो उसको अपवर्ड खींचती है एस्ट्रोजन की वजह से, और म्यूकस 40 से 60 मिलीलीटर जो है पर डे रिलीज होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से स्पर्म्स जो हैं वो स्पर्म्स रिलीज होते हैं और वो मूव करते हैं ऊपर की तरफ। हालांकि ये पूरा डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर का है, उनको कोई भी हेल्पिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ना उनको किसी तरह की प्रोटेक्शन है, ना ही उनके पास कोई बहुत बड़ा रिजर्व्ड फूड है। जितना कंटेंट वो स्टार्टिंग में उस सेमन से ले सकते हैं, फ्रुक्टोज, वो उतना ले रहे हैं, और उसी के सहारे, उसी के साथ, उसी की हेल्प से वो मूव करते हैं। स्टार्टिंग की उनकी मूवमेंट जो है वो एंडुलेटिंग मूवमेंट है। ठीक है, वो इस तरह से मूव करते जा रहे हैं। बाद में आप देखेंगे जब वो कैपेसिटेशन करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएंगे, उनकी जो है विप लाइक मूवमेंट होगी, उस पर विरलिंग मूवमेंट होगी। ठीक है, ये विरल लाइक मूवमेंट है बच्चे, ये तभी होगी स्पर्म्स की जब वो कैपेसिटेशन कर चुका होगा। ठीक है, उससे पहले जो है वो मूवमेंट, ताकि वो यहां से यहां पहुंच सके। ये थी बात स्पर्म के आने की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फीमेल के ओवम का क्या हुआ, ओवम जो है वो कैसे वहां पे रीच करेगा। तो हम कहते हैं अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। हम जानते हैं कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या हुआ। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 40th डे में जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज पे था, तब क्या हुआ, ओवुलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इस ओवुलेशन के प्रोसेस सो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, ये जो सेल जो है, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, इसने रिलीज़ किया एस्ट्रोजन, और ब्लड के थ्रू एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो हाई हुआ, और वो सीधा उसने जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो है LH को रिलीज़ किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। और 40th डे में ये देखिए ओवम जो है वो ओवुलेशन का प्रोसेस हो रहा है, जो है सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज़ होने जा रहा है। ठीक है, ये आप बीच में जो है रेड वाइट कलर का जो है स्ट्रक्चर ये देख रहे होंगे, दिस इज सेकेंडरी oocyte। और इसको कैच करने के लिए जो है फैलोपियन ट्यूब्स के फाइम्ब्रे आप देख रहे हैं। ठीक है, ये फाइम्ब्रे इसको कैच करने के लिए केमिकल स्टिमुलस के थ्रू जो है इसको कवर कर लेते हैं। इसको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। बीच में आप डॉट्स सा देख रहे होंगे वाइट कलर का, ये देखिए ये जो है ये बस्ट हुआ है, और ये इसके बीच में सेकेंडरी oocyte है। उस सेकेंडरी oocyte को जो है वो फाइम्ब्रे ने जो है वो कैच कर लिया है। ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब्स का इन्फेंटिबुलम का पार्ट है, और इसको जो है वो फर्दर आगे मूव कराते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स में आप सिलिया का स्ट्रक्चर देखेंगे अभी, ये देखिएगा फर्दर सिलिया जो है वहाँ से सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज सेकंड में है, रेस्टिव स्टेज में है, वो रिलीज होता है। ठीक है, इस ओवम का लाइफ स्पैन 24 आवर्स का है, उसका 48 to 72 आवर्स है। इस 24 आवर्स में फर्स्ट 15 आवर्स जो है वो ज्यादा वायबल है, उसके बाद के अगले घंटे जो हैं 15 के बाद के 24 तक, उनको हम उस कंडीशन, उस स्टेट को हम राइपन ओवम कहते हैं। अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये डबल है डायमीटर में स्पर्म से। ये साइज इसका 100 माइक्रोन है, और दोनों की अगर हम रेशो कहें तो ये 2000:1 की रेशो जो है वो रहती है स्पर्म और ओवम की। ठीक है, विंडो पीरियड क्या है, जब हम कह रहे हैं कि कब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, कब फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। फीमेल को साइकिल का पता नहीं होता कहीं फीमेल्स को, तो हम कहते हैं 40th डे में अगर एग रिलीज हुआ है, ये मैं पीछे बता चुका हूं कि वो अपना ओवुलेशन का पीरियड कैसे कैलकुलेट करें। 40th डे में अगर जो है वो ओवुलेशन होती है, तो हम उसके पीछे के 2 दिन और उसके आगे का 1 दिन, मतलब 28 दिन की साइकिल में 40th डे में, 28 डे की साइकिल में 40th डे में अगर ओवम रिलीज होता है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हैं, उससे पिछले 2 दिन में उसने इंटरसेक्शुअल कोर्सेज नहीं करा हुआ होना चाहिए।
ठीक है। अगर किया है तो क्योंकि स्पर्म का वायबल टाइम्स 48 से 72 आवर्स है, जैसे ही ओवम रिलीज होगा तो स्पर्म ऑलरेडी मौजूद होंगे, तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है। और इसके बाद 1 डे आफ्टर ओवुलेशन, क्योंकि ओवम का अपनी लाइफ एक ही दिन की है, ठीक है। तो मैंने यहां क्या लिखा है, मैंने यहां लिखा था 2 डे बिफोर ओवुलेशन एंड 1 डे आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के 2 दिन पहले और ओवुलेशन के 1 दिन बाद जो है ये विंडो, इसकी हम बात करते थे, यहां चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो सकती है। सेकेंडरी oocyte कह लिया कि रिलीज होता है, इसी सेकेंडरी oocyte को जब यहां से ये रिलीज होगा, इसको जो है वो फाइमरे कैच करते हैं, जो फंडिबुलम का पार्ट है फैलोपियन ट्यूब्स में, ठीक है। ये इसको, इसके ऊपर डिटेल बता चुका हूं, उसमें एक बड़ा होता है, लंबा होता है, क्या काम करता है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसको वहां से कैच करता है और यहां से इसको, क्योंकि इसके अंदर सीलियां हैं फैलोपियन ट्यूब्स में, तो ये इसको मूव करा के जो है इस एम्पुलरी रीजन में और साथ में इस्थमस जंक्शन के बीच में जो है ये डंप करता है यहाँ आके, और यहीं पे स्पर्म को रीच करना होता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो। और अगर स्पर्म यहाँ नहीं रीच कर सकता है तो यही ओवम जो है वो वापस रीजनरेट हो जाता है, ठीक है, रिलीज हो जाता है नीचे। तो हम कह रहे थे इसको फाइमरे कैच करते हैं इनफंडिबुलम के और इसको जंक्शन तक पहुंचाते हैं। क्यूमुलस ओफोरस, अब जब ओवम बाहर आया, सेकेंडरी oocyte बाहर आया, उसके साथ क्या क्या है, उसको तो बड़ी प्रोटेक्शन है भाई। उसके बाहर वो क्यूमुलस ओफोरस सेल्स हैं, कोरोना रेडिएटा है, जोना पैरासूटा है, ये सारी उसकी प्रोटेक्शन में है, ठीक है। ये इसीलिए होती है, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, क्योंकि ओवम किसी गलत जगह पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, किसी गलत जगह पे अटैच ना हो जाए, तब तक उसकी इंप्लांटेशन यूट्रस में नहीं होती है, तब तक ये इंटैक्ट रहती हैं ये मेम्ब्रेन्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो डीजनरेट हो जाती हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी इसको। तो ये था प्रोसेस स्पर्म और ओवम का एक दूसरे के पास अप्रोच होना, दैट इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमीट्स, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, ठीक है जी। अब हम दूसरा स्टेप इसमें देखने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े मॉलिक्यूलर लेवल पे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्यों लिखा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मेल में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेल में कैपेसिटेशन क्यों नहीं हो रही। यहां एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे उस क्वेश्चन का आंसर देता चलूं कि